गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, अब 9 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस ऑफन एज इट फेल्स। देखिए इन्होंने कहा एक एक्सपेरिमेंट है, उसके सक्सीड होने के चांसेस डबल है किसके, फेल होने के मुकाबले। तो अब अगर मान लीजिए एक्सपेरिमेंट के फेल होने के चांसेस x है, तो उसके सक्सीड होने के चांसेस क्या होंगे, उसके डबल, डेट मीन्स 2x। अब देखिए हमें पता है जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं उनका सम क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। तो 3x किसके बराबर आ गया, 1 के, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब एक्सपेरिमेंट के फेल होने के चांसेस तो 1/3 है और सक्सीड होने के चांसेस 2/3 है। अब देखिए वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, मतलब 6 ट्रायल्स के अंदर देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, मतलब 6 ट्रायल में से कम 4 बार जो है एक्सपेरिमेंट क्या हो, सक्सेसफुल हो। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू कैपिटल X। तो अब ये जो कैपिटल X है इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इन्होंने कहा है एटलीस्ट 4 सक्सेसेस होनी चाहिए, तो X की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो मतलब 4 सक्सेस हो, 5 सक्सेस हो और 6 सक्सेस हो, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है, निकाल कर ऐड कर देनी है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है एक एक्सपेरिमेंट है, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस डबल है फेल होने के मुकाबले। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी x मान ली, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 2x हो गई। अब इन दोनों का सम कितना होगा, 1, तो उससे x की वैल्यू 1/3 आ गई। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी और सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। सही। अब वो कहते हैं 6 ट्रायल्स हुई, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एटलीस्ट 4 सक्सेस हो। तो एटलीस्ट 4 सक्सेस का मतलब 4 सक्सेस भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको तो पी लेंगे और इसको क्या लेंगे, क्यू। क्लियर है। तो अब देखिए इस केस में r की वैल्यू 4 है, इस केस के r की वैल्यू 5 है, इस केस में r की वैल्यू 6 है। और फार्मूला क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू r का NCR p की पावर r इंटू q की पावर n माइनस r। इसे हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा NCR और p की पावर r, इसके लिए r 4 है और q की पावर n माइनस r प्लस, नेक्स्ट इसके लिए r 5 है और इसके लिए r 6 है। इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन। इन्होंने कहा है कि कितनी बार एक पर्सन जो है, मैन जो है, फेयर कॉइन को टॉस करे ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड जो है वो मोर देन 90% हो। क्लियर है? देखिए सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, तो इसको तो हम p मान लेंगे और q क्या होगा 1 माइनस पी, डेट मीन्स 1/2। अब वो कहते हैं कितनी बार वो कॉइन को टॉस करे ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये होता है, यहाँ पर हम पहले लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। सही? तो अब इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। ये जो है 90% से ज्यादा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, उसकी वैल्यू जो है वो 90% से ज़्यादा दे रखी है। अब आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 में से सही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 हम निकाल लेंगे। भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ऐसे तो निकालोगे। क्लियर है? अच्छा अब देखिए हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स का क्या फॉर्म होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r का NCR p की पावर r इंटू q की पावर n माइनस r। तो आएगा 1 माइनस NCR, r की वैल्यू 0 दे रखी है, p दे रखा है 1/2 की पावर 0, r दे रखा है 1/2 की पावर n माइनस 0। सही? n हमें फाइंड आउट करना है, इज ग्रेटर देन 90%। फिर अब देखिए 1 माइनस NC0 कितना है 1, ये भी 1 और ये 1/2 की पावर n। अब देखिए इसको इधर ले आओ, अब एलसीएम ले लीजिए। ठीक है? अब दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये ग्रेटर देन का जो साइन है वो लेस देन का बन जाएगा। मतलब 2 की पावर n जो है वो ग्रेटर देन 10 हो। n की वैल्यू ऐसी निकालो ताकि 2 की पावर n जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन 10। सही? तो इसमें n की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 4 या 4 से बड़ी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा 10 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा सॉरी लीस्ट नहीं पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स पूछा है। तो आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू जो होगी या तो 4 होगी या 4 से ग्रेटर होगी। बच्चों एक बार ये जरूर देख लेना, ये और ये आपस में इक्वल क्यों है, इसमें यही दिक्कत आती है बच्चों को। सही? मैं समझा लेता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे इन्होंने n टाइम्स जो है कॉइन को टॉस किया, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स 2 भी हो सकता है, और सिमिलरली कहाँ तक हो सकता है, नंबर ऑफ हेड्स n भी हो सकते हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n हेड, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हम जानते हैं जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती है उनका सम हमेशा 1 होता है।
तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम? इसको हम इधर ले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर वो कॉइन को 4 या 4 से ज़्यादा टॉस करता है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड जो है वो मोर देन 90% होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें उन्होंने कहा सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A, B, C एंड D कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज गिवन बिलो। देखिए हमें 4 बॉक्सेस दे रखे हैं A, B, C एंड D, सही। उसमें कुछ कलर्ड मार्बल बॉल्स दे रखी हैं, उसका पूरी की पूरी डिटेल आपको टेबल में गिवन है। अब वो कहते हैं वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम। हमने इनमें से कोई एक बॉक्स सिलेक्ट किया और उसमें से एक सिंगल मार्बल निकाला और वो मार्बल निकला रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए। पहले केस में भी निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स ए से निकला हो, दूसरे केस में भी निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स बी से निकला हो, और तीसरे केस में निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स सी से निकला हो। तो मैं पहले यहाँ पे डिटेल एकदम बॉक्स है ए, बी, सी एंड डी, और यहाँ पे मार्बल का कलर दे रखा है, दे रखे रेड, वाइट एंड ब्लैक। वन 6 8 0 6 2 1 6 3 2 1 4। क्लियर है? अब देखिए इसमें मैंने कहा यहाँ से हमने क्या किया, एक मार्बल निकाला और वो मार्बल लिख रहा है रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स ए से निकला हो, क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स ए से निकला हो। पहले तो आपको ये निकालना है, सही। तो पहले तो आप डिफाइन करोगे ना ये इवेंट्स को, तो हम पहले लेट कर लेंगे, लेट आर बी द इवेंट दैट selected marble is red, सही। अब A be the event that selected marble is from box A. Next, B be the event that selected marble is from box B, और C be the event that selected marble is from box C। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने कहा हमने यहाँ से इस सारे बॉक्सेस में से, अच्छा अब डी रह गया बच्चों, डी बी द इवेंट दैट selected marble is from box D। अब देखिए अब इन्होंने कहा हमने एक मार्बल निकाला और वो मार्बल निकला रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स ए से है? पहले तो यही पूछा है ना हमने,
तो इसको आप कैसे निकालोगे? बाय बेस थ्योरम लिख देना, फ्रॉम बेस थ्योरम। पहले हम निकालेंगे कि जो मार्बल आए वो ए से आए उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसके रेसिप्रोकल से। ए से रेड मार्बल आए, फिर इसी पर लिखेंगे। सही। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है चेंज करते जाएंगे, बी कर लेंगे हम, फिर बॉक्स सी कर लेंगे और फिर बॉक्स डी कर लेंगे। क्लियर है? अब देखें इनकी वैल्यूज कैसे लिखेंगे। आपके पास 4 बॉक्स हैं, चारों बॉक्सेस को हम चारों बॉक्सेस को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स ए 1/4। अब ए में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10। सही। 1/4 इंटू 1/10 प्लस बॉक्स बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। इसमें से रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी 6/10। सी बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसमें से रेड है 8/10। डी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अच्छा, अब डी में से रेड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0/10। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब सेकंड केस में उन्होंने पूछा है, हमने एक मार्बल निकाला और उसका कलर निकला रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है? वो बैग बी से आया, बॉक्स बी से आया, सॉरी, तो यहाँ बी आ जाएगा बस। क्लियर है? और बी में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/10। अब नेक्स्ट में दे रखा है वो सी से है, तो हम यहाँ सी लिख दे रहे हैं। क्लियर है? अब सी में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/10। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। देखिए 13 क्वेश्चन में मैंने कहा एज्यूम दैट चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। अच्छा, इसमें मैंने कहा किसी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 40%। इट इज एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। अब देखिए, अगर कोई योगा और मेडिटेशन करता है तो उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है 30% कम हो जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, आगे एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, और कोई ड्रग्स अगर कुछ यूज करता है, मतलब दवाई यूज करता है, तो उसके
होने के चांसेस 25% क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर है। आगे उन्होंने कहा एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन। अब पेशेंट जो है इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन, एक पर्सन ने इन दोनों में से कोई ऑप्शन लिए, द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर हार्ट अटैक, और उस पेशेंट को हार्ट अटैक आया, उस पेशेंट को क्या आया, हार्ट अटैक आया। क्लियर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट ने मेडिटेशन और योगा किया। क्लियर है। तो यहां मैं लिख देता हूं मेडिटेशन एंड योगा। क्लियर है। चलो अब देखिए इसको कैसे करना है। तो इसमें सबसे हम पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट जो है मेडिटेशन एंड योगा करता हो, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से। सही। अपॉन में ये नीचे एज इट इज। सही। अब देखो ये तो गिवन है कि उसको हार्ट अटैक होना है। सही। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि वो मेडिटेशन और योगा करा उसने। सही। अब मेडिटेशन और योगा इसको हम चेंज करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है उसको हम क्या करते हैं, नीचे चेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट उसने पहले ड्रग्स यूज की हो और ड्रग्स यूज करके उसको हार्ट अटैक आया। क्लियर है। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब मेडिसिन है। देखिए इसमें उन्होंने कहा है जो किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 40% है। अच्छा, अगर वो मेडिटेशन और योगा करता है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस 30% कम हो जाते हैं, और अगर वो ड्रग्स दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो 25% जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है हार्ट अटैक होने का। अब वो कहते हैं एक पर्सन है उसमें इनमें से कोई दोनों में से कोई एक ऑप्शन उसने फॉलो किया और उसको हार्ट अटैक आया, क्या प्रोबेबिलिटी है उसने मेडिटेशन और योगा किया। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट ही सिलेक्टेड मेडिटेशन एंड योगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि मेडिटेशन योगा करते हुए उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके बावजूद भी उसको हार्ट अटैक आ गया। सही। अपॉन में यही आएगा। अब इसको हम चेंज कर देंगे। सही। यहाँ पे लेंगे ड्रग्स कि उसने ड्रग्स यूज की और ड्रग्स यूज करने के बावजूद उसको हार्ट अटैक आ गया, उससे हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में दोनों ऑप्शन को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है। अच्छा, इसको आप डिफाइन जरूर कर लीजिएगा। सही। सबसे पहले मैं H डिफाइन कर रहा हूँ। लेट H be the event that person suffers हार्ट अटैक। सही। और E1 be the event that person does a course of meditation and yoga। सही। इसे हमने E1 मान लिया और इसे E2 मान लेंगे। E2 be the event that person takes drugs, मतलब दवाई ली। सही। अब उसको हार्ट अटैक आया, क्या प्रोबेबिलिटी है उसने योगा और मेडिटेशन किया, मतलब ई में। क्लियर है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे
इन दोनों को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। क्लियर है? तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? मेडिटेशन और योगा को सिलेक्ट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि किसी आदमी ने योगा और मेडिटेशन किया और उसको क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। क्लियर है? तो वो आप कैसे निकालोगे वो आप देख लीजिए पहले। 1 मिनट का टाइम है बच्चों, फटाफट करो आप लोग। बच्चे 1 मिनट का टाइम है, फटाफट करिए। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि एक पर्सन ने योगा और मेडिटेशन किया और उसको हार्ट अटैक आया। सही? देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है अगर वो योगा और मेडिटेशन करता है तो 30% उसके चांसेस कम होते हैं हार्ट अटैक होने के। सही? अब टोटल कितने परसेंट लोगों को हार्ट अटैक आता है? 40% को। उसको हम क्या करेंगे? इससे ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें हार्ट अटैक ना हो, तो होने की क्या होगी? इसे हम 1 में से घटा देंगे तो 70/100। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 40% का 70% अपॉन 1/2 इंटू 40/100 इंटू 70/100 प्लस E2 ड्रग्स उसने खाई हो हार्ट अटैक से बचने के लिए। सही? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। क्लियर? हाँ देखिए 40% लोगों को हार्ट अटैक आता है। अगर वो ड्रग्स वगैरह लेता है, दवाई वगैरह खाता है, तो 25% केसेस में उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्लियर है? मगर 75% में तो आएगी ना, तो 40 का जो 75% है इनमें फिर भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसे आप बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है कि हमने किस तरीके से निकाला है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए टोटल 40% लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। अगर वो योगा और मेडिटेशन करते हैं तो 30% रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस हार्ट अटैक होने के। क्लियर है? तो 40 का हम क्या करेंगे? 70% निकाल देंगे, वो यहाँ निकल जाएगा और यहाँ। अच्छा अगर वो ड्रग्स वगैरह लेता है तो 25% रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस उसके हार्ट अटैक होने के। क्लियर? मगर 75% को तो फिर भी आ रहा है ना। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अच्छा अब देखिए जब तक मैं ये रब कर रहा हूँ आप क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज आइदर 0 और 1। देखिए इन्होंने कहा आपको एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है, उसका हर एलिमेंट जो है या तो 0 है या फिर 1 है। उसका हर एलिमेंट जो है या तो 0 है या फिर 1 है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव, क्या प्रोबेबिलिटी है डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है। अच्छा, और इन्होंने कहा है हर प्लेस पर 0 या 1 रखने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, सेम होगी, ये नहीं होगा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। इन्होंने कहा आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दे रखा है, सेकंड ऑर्डर का सॉरी डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका हर एलिमेंट जो है उस पर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। क्लियर है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब उससे क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो। तो देखिए सबसे पहले कितने आप डिटरमिनेंट बना सकते हो, नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स that can be made by using 0 और 1। क्लियर है। तो देखिए पहली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 2, 0 या 1 आ सकता है। दूसरी प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 2, 0 या 1 आ सकता है। तीसरी प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 2, 0 या 1 आ सकता है। आखिरी प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 2, 0 या 1 आ सकता है। तो टोटल बच्चों कितने डिटरमिनेंट हो सकते हैं, 16 डिटरमिनेंट्स यहाँ पर बन सकते हैं। सही है। अच्छा, अब देखिए नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स whose value is positive। अब ऐसे कितने डिटरमिनेंट मिल सकते हैं जिनकी वैल्यू जो है पॉजिटिव है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 1 रखो, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 0, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये टोटल 3 डिटरमिनेंट है जिनकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये आ गया। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, 3/16। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, 3/16। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट। देखिए अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मैंने कहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम सेज ए एंड बी। इसमें मैंने कहा है आपको एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली दे रखी है, उसके पास 2 सिस्टम है ए और बी। फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट प्रोसीजर्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू बी नो। सही है। अच्छा, इसमें ए फेल हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, बी अलोन फेल हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15, ए एंड बी दोनों फेल हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। अब आपसे 2 पार्ट्स इसमें पूछे। पहले पार्ट में पूछ रहे हैं कि ए जो है वो फेल हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है गिवन डेट बी ऑलरेडी फेल हो गया। क्लियर है। दूसरे केस में मैंने पूछा है ए जो है अकेला फेल हो, ए फेल्स अलोन, ए जो है अलोन फेल। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अच्छा, इसमें आप इस तरीके से मान लीजिएगा लेट ए बी द इवेंट दैट ए फेल्स, सही, बी बी द इवेंट दैट बी फेल्स, ऐसे मान लीजिएगा। सही। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए फेल हो जाए उसको तो हमने ए इवेंट मान लिया, बी फेल हो जाए उसे हमने इवेंट बी मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछी है तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन की ये रखा है आपको
0.15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपको नहीं दे रखी है, सही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स, क्लियर है। उसको हम कैसे निकालते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स, इन दोनों को ऐड कर हम निकाल लेते हैं। तो इसकी दे रखी है 0.15 और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.15, तो आएगा 0.30। तो ये कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। अच्छा, आगे इन्होंने कहा है ए फेल्स अलोन, तो इसमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी डैश। उसका फॉर्मूला याद है बच्चों? 11th में था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखा है? 0.2 और ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? 0.15। तो 0.05 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, आपको क्या करना है बच्चों? ऐसे सिंबल्स में लिख कर आना है क्वेश्चन को। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया। पहले आप डिफाइन कर लेना इवेंट्स को और बाद में उसे सॉल्व कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने कहा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड, बैग 1 जो है उसमें 3 तो रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 जो है उसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। आगे 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। अब हमने क्या किया? यहाँ से एक बॉल को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 और फिर यहाँ से एक बॉल हमने निकाली। द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। यहाँ से जो हमने बॉल निकाली वो रेड कलर में निकली। ये चीज गिवन है। क्लियर है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर बॉल जो है वो ब्लैक हो। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। ट्रांसफर बॉल जो है वो ब्लैक, इसकी वो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। इन्होंने कहा आपको 2 बैग दे रखे हैं। पहले बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, दूसरे बैग में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। यहाँ से हमने एक बॉल निकाली और यहाँ डाल दी बिना कलर देखे। अच्छा, अब यहाँ से हमने एक बॉल निकाली और वो रेड बॉल निकली। क्या प्रोबेबिलिटी है जो ट्रांसफर बॉल है वो क्या हो? रेड। क्लियर है बच्चों? ट्रांसफर बॉल जो है बच्चों ब्लैक होनी चाहिए। सॉरी, ये मैंने गड़बड़ कर दी। ट्रांसफर बॉल क्या होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहे हैं ट्रांसफर बॉल जो है वो ब्लैक हो और गिवन क्या है? जो उधर ड्रॉन बॉल है वो रेड है। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए यहाँ से जो ट्रांसफर बॉल है वो कह रहे हैं ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उन्होंने। तो यहाँ से जो ट्रांसफर बॉल है वो रेड भी तो हो सकती है, सही? हाँ, यहाँ से जो ड्रॉन बॉल की है हमने वो हमेशा क्या है? रेड ही है। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले मैं इवेंट्स बना लेता हूँ।
इवेंट्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले हम लेट कर लेंगे, लेट E1 be the event that transfer ball is, क्या हो, ब्लैक मान लेते पहले, सही। और E2 be the event that transfer ball is red, सही। और E मान लेते हैं, E be the event that drawn ball is red, क्लियर। अब उन्होंने क्या कहा है, ड्रॉन बॉल रेड हो और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ट्रांसफर बॉल ब्लैक। तो देखिए पहले प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर बॉल ब्लैक हो, क्लियर है, और इनटू इसका रेसिप्रोकल E/E1। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E/E1 प्लस, अब E1 को चेंज करके हम E2 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। E1 का मतलब है ट्रांसफर बॉल ब्लैक हो, यहाँ से आपने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक हो, क्या होगी 4/7। अच्छा, जब आपने यहाँ पे एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दी तो यहाँ पे रेड बॉल्स कितनी है 4 और ब्लैक बॉल कितनी है 6, सही। अब यहाँ से एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड हो, वो होगी 4/10, क्लियर है। तो 4 में तो यही आएगा प्लस, अब E2 का मतलब क्या है, ट्रांसफर बॉल जो है वो रेड है। अब यहाँ से रेड बॉल ट्रांसफर कर लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7। अब यहाँ से हमने रेड बॉल ट्रांसफर की तो 5 तो यहाँ पे रेड है, 5 ब्लैक है। अब यहाँ से एक बॉल निकाली, यहाँ से एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या हो, रेड हो, तो क्या होगी 5/10, क्लियर है क्या। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको। हेलो, बढ़िया सर जी, कौन, हाँ जी जी नमस्ते सर जी, मैं सर जी कॉल करता हूँ आपको ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। हाँ तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों डिफाइन जरूर कर लेना इवेंट्स को, उससे काफी इजी रहता है। तब देखिए 17, 18 और 19, देखिए 17 क्वेश्चन मैंने लिखा है, आपको ए और बी दो इवेंट्स दे रखे हैं और वो इस तरीके से दे रखे हैं ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। आगे वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A जो है यहाँ पर 1 दे रखा है, तो हमें इनमें से फॉलोइंग ऑप्शंस में से आंसर बताना है क्या होगा, सही। तो इसका फॉर्मूला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A जो है वो 1 दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दे रखा है 1। तो अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो डेट मीन्स
यहाँ पे ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए दो सेट्स आपको दे रखे हैं ए और बी, इनका इंटरसेक्शन ए के बराबर है। ये जब ही पॉसिबल है जब ए जो है वो सबसेट हो बी का। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन 18 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है वो ग्रेटर देन दे रखी है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। क्लियर है? तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या फॉलो होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। क्लियर है? अब आप इन्हें चेंज कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में मैंने कहा इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो हमें इन चारों रिलेशंस में से बताना है क्या ट्रू होगा। तो देखिए ये तो इससे कटी गया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है किसके बराबर आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। क्लियर है? अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या 1 के बराबर आएगा? चेक कर लेते हैं। फार्मूला का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं होगा 1 के बराबर। क्यों? ये दोनों इक्वल नहीं दे रखे ना हमें। अच्छा, दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? हाँ, अब ये देखिए दोनों इक्वल है ना, तो ये कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? बी इसका ऑप्शन वैलिड है।